बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल हम पढ़ रहे हैं। इसमें यूनिट थर्ड इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य। इसमें हम जिन बिंदुओं पर बात करेंगे, इतिहास की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जहाँ से शुरुआत हुई समावेशी शिक्षा की उसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत कनाडा और अमेरिका में समावेशी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ लागू की गई। उसके जो परिणाम हमने देखे तो हमारे यहाँ भी अभी आधुनिक शिक्षण व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें समावेशी विद्यालय, समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। अब हमारे देश में अगर हम व्यवस्था देखें इस समावेशी शिक्षा के विषय में, तो जो समावेशी शिक्षा का अर्थ लिया था हमने कि सभी प्रकार के बालकों के लिए एक ही जगह पर शिक्षा की व्यवस्था करना। ऐतिहासिकता के रूप में देखें तो प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी हमारी, उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा जैसी कोई बात थी ही नहीं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तब की शिक्षा में लागू नहीं किया गया था, देखा नहीं गया था। लेकिन उस समय की शिक्षा की हम बात करें कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होती थी, तो जो भारतीय समाज की जो व्यवस्था थी वो वर्ण आधारित थी। 4 प्रकार के वर्ण थे, उसी अनुसार समाज की व्यवस्था निर्धारित की गई थी। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग जो था उस वर्ण के बालकों को वैदिक शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, उपनिषदों का ज्ञान करवाया जाता था। जो साहित्य था वो उन्हें पढ़ाया जाता था और समझाया जाता था। लेकिन दूसरे वर्ण की हम बात करें इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में कि वैदिक ज्ञान दिया जाता था या संस्कृत का ज्ञान, तो वह दूसरे वर्ण के बालकों को नहीं दिया जा सकता था। प्रतिबंधित था उनके लिए कि वह दूसरे वर्ण के जो बालक हैं वह उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करें। क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, घुड़सवारी सिखाई जाती थी, तो यह उनके लिए था। फिर शूद्रों को अलग तरह से व्यवस्था थी। शूद्रों के लिए कोई शैक्षिक व्यवस्था नहीं थी, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। वणिक वर्ग जो था, वैश्य वर्ग जो था, वह हिसाब किताब आदि यह शिक्षा प्राप्त करता था। तो इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो शिक्षा प्राप्त करते थे बालक, अलग अलग तरह से ही शिक्षा का प्रावधान जो प्राचीन काल में था वह किया गया था। सभी को एक जैसी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उसके पश्चात हम बात करें मध्यकाल की। मध्यकाल में जो समावेशी शिक्षा का अगर हम अवधारणा देखें कि आई या नहीं आई, तो उसको कह सकते हैं कि सभी के लिए शिक्षा तो सुलभ हो गई उस काल में। सभी के लिए, सभी बालकों के लिए, सभी वर्ण, सभी जाति, वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था शुरू हो गई। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी और मध्यकाल में फिर उसी वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया समाज में। तो सभी जातियों के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए गए थे सरकार के द्वारा कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार दिया जाता है। सभी वर्ग धीरे धीरे शिक्षित भी होने लगे। कोई जाति बंधन नहीं था शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि इसी जाति वर्ग के लोग इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेंगे, इस जाति वर्ग के लोग इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन व्यक्ति अपने गुण,
अपने व्यक्तित्व, अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे। लेकिन अभी तक भी समावेशी शिक्षा जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं आया था। मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में, अभी जब हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, तो अभी नया नया यह कॉन्सेप्ट समावेशी शिक्षा का हमारी शिक्षा नीतियों में बताया गया और इसे लागू किया गया। इस आधुनिक काल में जो समावेशी शिक्षा के लिए जो तैयार किया गया खाका कि समावेशी शिक्षा विद्यालयों में लागू की जानी चाहिए वर्तमान समय में, तो इसकी व्यापकता बढ़ गई। इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा की स्थिति अगर स्पष्ट की जाए कि आधुनिक काल में समावेशी शिक्षा की स्थिति कैसी है, तो बालकों में जो परिवर्तन देखे जाने चाहिए थे, जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य भी कहे जा सकते हैं, उनको अगर देखें, या जो समावेशी विद्यालय की व्यवस्था की गई उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु थे जिन पर कार्य किया जाना था। जो बालकों में समुदाय की भावनाओं को बढ़ाने के लिए खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को समस्याओं के समाधान में, सभी विद्यार्थियों को एक प्रकार की समस्या दी जाती है और उसका समाधान प्राप्त करना, किताबों और गीतों का आदान प्रदान करना, संबंधित उस समस्या से संबंधित विचारों का आदान प्रदान करना, सामुदायिक भावना बढ़े वैसे कार्यक्रम तैयार करना विद्यालयों में। फिर जो शिक्षक और छात्र, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध है वह अधिक सुदृढ़ बनाना, जो समावेशी शिक्षा का कार्य था। फिर जो सुविधाएं दी जानी चाहिए बालकों को, प्रतिभाशाली बालक और जो सामान्य बालक है उनके लिए अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम तैयार करना, लेकिन पढ़ाना एक ही कक्षा में। शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करवाना विद्यालय में कि वह सभी सुविधा वहाँ प्राप्त कर सके। जैसे रैंप बनाए गए विद्यालयों में, अलग से जो बालक हैं उनके लिए शौचालय की व्यवस्था अलग अलग तरह से, बालक बालिकाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए की गई। फिर शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक हैं उनको उचित प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो, उनके लिए ऐसा वातावरण निर्माण करना, प्रिय वातावरण का निर्माण करना। बच्चों के लिए जो लक्ष्य निर्धारण की व्यवस्था है वह एक समान करना, एक लक्ष्य सभी के लिए हो कि इस लक्ष्य की प्राप्ति बालक इस व्यवस्था में करेंगे। फिर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभिभावकों का सहयोग लेना, प्रशिक्षित लोगों का सहयोग लेना, जो विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लोग होते हैं ऐसे प्रकार की शिक्षा देने के लिए, उनका सहयोग लेना इसमें लागू इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। फिर जो विकलांग बालक या ऑटिज्म बालक कहते हैं, जिसमें कुछ कमी है बालक में, वो दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जा सकती है, उनके लिए विशेष ऐसे कोर्स बनाना या कुछ विशिष्ट प्रयासों द्वारा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना, यह आधुनिक काल की समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कुछ बिंदु बनाए गए जिनके द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। तो इस प्रकार हमने समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य देखा 3 कालों के अंतर्गत, प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।